गांव है उसका नाम है अग्रहार। अग्रहार गांव क्या है कि हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये लोग शैव परंपरा के मानने वाले लोग और वेद के बहुत पारंगत लोग रहते थे। तो अग्रहार गांव में बेसिकली उस समय जब ये पैदा हुए थे लगभग 50 से ज्यादा वेद मूर्ति थी। वेद मूर्ति वो लोग होते हैं जो वेदों को पूरा मुखस्त किए कंठस्थ किए लोग और उसके पूरे इन एंड आउट को बताने वाले। तो ये पूरा गांव ही वेद मूर्तियों का गांव। भारत में से बहुत कम संयोग होते हैं कि एक पूरा गांव बसाया जाए जिसमें वेद उसके केंद्र में। तो पूरे गांव में लोग बच्चों को स्कूल में भेजते थे, वेद का ही चलता। एक ही सेकंड अच्छा ये है ना, ये तो चल रहा है ना भैया, इसको मेरे हिसाब से आपके पॉकेट में रखेंगे तो अच्छा। हाँ तो और इसमें भी अगर पीछे और जाएंगे उनके परिवार की हिस्ट्री, तो परिवार में यह है कि पहले ये कांचीपुरम है ना, तो कांचीपुरम में पहले 2 पुरम हुआ करते थे, शैव कांची और वैष्णव। ये 2 ग्रुप था भारत में, प्रधानतः 2 ही, क्योंकि पहले तो मुस्लिम थे नहीं, तो भारत में हिंदू लोगों में ये 2 मेजर ग्रुप था, शैव और वैष्णव। हाँ, और इनमें काफी टकराहट भी थी। तो कांचीपुरम के ही 2 भाग थे। जो नागराज जी हैं उनके फैमिली के लोग, जो शैव कांचीपुरम है उसके करीब 1000 साल 800 से 1000 साल पहले मान लीजिए, जो उसके राजा थे उनके वो एक तरह से सलाहकार थे, जो धर्म के आधार पे क्या होना चाहिए उसको सही गलत को बताने वाले लोग। और एक बार क्या हुआ कि वैष्णव कांची के लोग, उस समय कुछ विपत्ति आई होगी तो इनको लगा कि इनको अटैक करना ज्यादा अनुकूल समय है क्योंकि हमारी विक्ट्री निश्चित है। तो इन लोगों ने, जो सलाहकार लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि भाई ये सही समय नहीं है, धर्म के अनुसार जब आदमी मुसीबत में हो तो हम आक्रमण नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये अगर आप करोगे तो ये धर्म संगत नहीं है बात। ऐसा राजा को सलाह दिया। हाँ, राजा को सलाह दिया, क्योंकि इनका काम है धर्म के अनुसार काम को करना। जो भी मतलब राजा को भी नियंत्रण के लिए, हाँ, मतलब सभी लोग तो कोई एक थॉट प्रोसेस से ही तो नियंत्रित होंगे। बेसिकली एक थॉट प्रोसेस रहती है, उसमें कोई हमारा विजन रहता है, कोई अंडरस्टैंडिंग रहती है, उससे हम चीजों को गवर्न कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आप धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म के व्याख्या के विपरीत होगा। तो ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन वो राजा माने नहीं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसके बाद ये सभी परिवार के लोग, इन लोग करीब 600-700 परिवार होंगे ऐसे, जो साथ में मिलकर के इस पूरी परंपरा को आगे, हाँ, पूरी कम्युनिटी ही थी। तो इन लोगों ने तमिलनाडु छोड़ करके, कांचीपुरम छोड़ करके चले गए कर्नाटका। कर्नाटका में मैसूर के पास एक हासन डिस्ट्रिक्ट है। हासन डिस्ट्रिक्ट में कावेरी के किनारे वहां के जो मैसूर के राजा थे, इन लोगों को जमीन दे दिए और वो लोग खेती वगैरह करके अपना गुजारा बसर करके फिर वैदिक जो परंपरा में ज्ञान था उसको आगे बढ़ाया। इन लोगों ने नई लैंग्वेज भी डेवलप की जो बहुत कम लोगों को मालूम है। उसका नाम है संकेती लैंग्वेज। संकेती लैंग्वेज लिपि नहीं है उसकी, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो लिपि होती है, गुजराती है तो उसकी भी एक लिपि है, इंग्लिश है हाँ, जो लिखने वाली, तो लिपि नहीं रखा। और उन्होंने क्या किया कि संस्कृत, तमिल और कन्नड़ ऐसे मिक्स करके एक भाषा बनाया, संकेती। तो संकेतों, बेसिकली संकेत देना कि हमको सच्चाई हमको पता रहे। उसके कारण क्या हुआ कि लैंग्वेज ऐसा हो गया कि अगर लिपिबद्ध नहीं है तो बाकी दूर दूर तक फैलती नहीं है, इसी अपनी कम्युनिटी में रह गई। और लैंग्वेज यदि प्रोटेक्टेड है तो कल्चर भी बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि कई बार कल्चर तब बदल जाते हैं जब लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आती है तो फिर फॉरेन लैंग्वेज के साथ उसका कल्चर भी आता है। ये नहीं है कि आप इंग्लिश लो और इंग्लिश का कल्चर नहीं लो, ऐसा नहीं होता है। तो चूंकि भाषा में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, इसलिए संस्कृति इनकी बची रही। तो उसी लीनिएज में क्या हुआ, आगे जाकर बहुत सारे लोग, लगभग हर जनरेशन में कई लोग समाधि लेते रहे, गड्ढे खोद करके अपने को ढक लेते रहे और वेदों का गहन अध्ययन करते थे। एक तरह से वेद के सबसे पारंगत लोगों में से यही
ब्राह्मण फैमिली थी, इनसे उच्च कोटि के कोई नहीं थे। उसी परंपरा में इनका परिवार था। इनके परिवार वालों को जैसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा या वेद का अध्ययन कराने का अधिकार इवन शंकराचार्य जी लोगों को कराते थे पढ़ने पर। तो हाँ, मतलब इनकी यह है, जैसे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं, तो इनके मामा जी उनको अध्ययन कराए। किसका? वेद का। तो एक तरह से वेद पे बहुत अधिकार संपन्न भारत में जो सर्वोत्कृष्ट समझ लो ब्राह्मण परिवार अगर कोई होगा तो ये परिवार है। इससे ज्यादा ऊंचाई के लोग वैदिक परंपरा के आपको नहीं मिलेंगे। लोग बोलने वाले तो बहुत हैं कि हम सनातनी हैं, ये है वो है, लेकिन उसको जीने वाले लोग हजारों साल से परंपरा के साथ, जिसने हर एक कठिनाई को पार करके इसको प्रोटेक्ट करके रखा। और पूरी गांव ही ऐसी थी और कई सारे ऐसे गांव थे। अग्रहार गांव, तो नागराज जी का इनका नाम है अग्रहार नागराज। अग्रहार उनके गांव का नाम है और नागराज पैटर्न भी है। पैटर्न भी है गांव का नाम। हाँ, तो ये बेसिकली उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है। उसी परिवार में जन्मे। तो जब नागराज जी का जन्म हुआ तो उनको कुछ मौलिक प्रश्न हुए वेद को लेकर, क्योंकि पूरे गांव में तो यही चल रहा है और बच्चे बोलते थे कि जन्म से ही, पालने से ही वेद ध्वनि, तो ये सब चल ही रहा था। तो फिर इन्होंने बचपन में ही कुछ इनके मन में प्रश्न उभरे। पहला तो प्रश्न बहुत सामान्य उभरा, क्योंकि 5 साल के थे तो इनके गांव में जो लोग आते थे साष्टांग प्रणाम करते थे। साष्टांग प्रणाम करते थे तो वो पूछते थे कि भैया हमने सुना कि जो उसको प्रणाम करते हैं उनको करते हैं जो सम्मान के योग्य हो। हम तो बच्चे हैं, हमको लोग प्रणाम ऐसे क्यों करते हैं? ये उनका प्रश्न है। तो उत्तर में हुआ कि आपको नहीं करते, हमारे परिवार वालों ने, हमारे पूर्वजों ने जो ये काम किया है लंबे समय से, उसका सम्मान है, उसके कारण आपको सम्मान मिलता है। हाँ, तो उनको लगा कि भाई ठीक है, उन्होंने किया होगा, हमने तो कुछ किया नहीं है। आप तो बोलते हो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ बूढ़े भी हमको साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये सब बात हुई। फिर आगे गए तो वेद में कुछ मूलभूत प्रश्न है जिसको उन्होंने पूछना शुरू किया। एक प्रश्न है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको लेकर। तो आइडिया ये था कि ब्रह्म जो है सत्य है और जो जगत आपको दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, माया है। और माया ऐसी चीज होती है कि जिसको बताया नहीं जा सकता शब्दों से, उसको वर्णन नहीं किया, अनिवर्चनीय है, वचन से नहीं कहा जाता, उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो माया को बता नहीं सकते। प्रकृति क्या है? माया है। तो फिर उन्होंने, अब छोटे थे, 7-8 साल की उम्र होगी बस, इतना तब की बात चल रही है। और मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि आपको पूरा व्यू आ जाएगा कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बात चलती रही तो उनके मन में प्रश्न आ गए फिर से, भाई जैसे नींबू का झाड़ है उससे नींबू पैदा होता है, और नारियल का झाड़ है नारियल पैदा होता है, ये सत्य से माया कैसे पैदा हुई, मिथ्या कहां से आई? ये उनके प्रश्न थे। सत्य से सत्य पैदा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नींबू से नींबू होता तो सत्य से सत्य पैदा होना चाहिए। तो सत्य से, और उसके उत्तर भी हैं कुछ उनके। तो फिर दूसरा उनका प्रश्न था बंधन और मुक्ति को लेकर। तो बंधन और मुक्ति को लेकर प्रश्न यह है कि हम सब जो मानव हैं अभी धरती पर, वो बंधन में पड़े हुए हैं। और तब उनके 5-6 प्रश्न थे उसको लेकर कि बंधन में जो पड़ा हुआ है कौन सी वस्तु है, उसको बंधन में किसने डाला, किसने बांध कर रखा हुआ है, उसको बांध के रखा हुआ है तो उसका क्या प्रयोजन था, बांध के क्यों रखा, फिर उस बंधन से खोलने वाला कौन है? ऐसे उनके प्रश्न है। अगर खोला तो क्यों खोल रहा है, खोलने के बाद उसको मुक्ति मिल जा रही है तो वो मुक्ति वाले, वो जो मुक्ति मिली किसको मिली थी? तो ये सारे इनके ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे बंधन और मुक्ति को लेकर। और उसका उत्तर यह था कि ब्रह्म ही हमको बंधन में डालता है, ब्रह्म ही हमको मुक्त करता है। तो फिर उसमें उनका प्रश्न था कि भाई अगर ब्रह्म ही करता है तो ब्रह्म इस कृत्य को क्यों करता है? जब उसको मुक्ति दिलानी थी तो बंधन में डाला क्यों, उसको क्या मिला, वो किस प्रयोजन से किया, हमको वो समझना है।
तो ऐसे उनके दूसरे प्रश्न हुए। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हुए। प्रश्न ये था कि प्रमाण को लेकर, भाई ये जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? तो बात आई कि प्रमाण ये है कि हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है। तो उनको लगा कि भाई स्क्रिप्चर में लिखा है, इसको प्रमाण कैसे माना जाए? स्क्रिप्चर प्रमाण होगा या जो स्क्रिप्चर को लिखने वाला है वो प्रमाण होगा? हम बुक में तो कुछ भी लिख दें, तो बुक को कैसे आप एविडेंस मान सकते हैं? बुक में तो कोई भी कहीं कहानी नहीं जोड़ दे, तो उसके पीछे जीने वाला व्यक्ति कौन है? ऐसे ही आप्त वाक्य प्रमाण है या आप्त वाक्य के उद्गाता प्रमाण है? तो ऐसे उनके प्रश्न थे। तो तीन एक मौलिक प्रश्न आया, एक बंधन मुक्ति का, और एक जगत और ब्रह्म का उत्पत्ति का, अस्तित्व के उत्पत्ति का, दूसरा हमारे बंधन मुक्ति का, और तीसरे प्रमाण कौन है इसका। और चौथा एक प्रश्न आया, वो थोड़ा लेट में आया, और वो है भारत आजाद हुआ तो एक संविधान सभा गठित की गई और उसमें संविधान का प्रारूप बना। प्रारूप बना तो सबको नोटिस हुआ, भाई सब लोग पता चला कि भारत अब आजाद हो गया है और भारत अपने संविधान पे काम कर रहा है। उस संविधान को देख करके उनको एक प्रश्न उभरा कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जा रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो है वही मूल रूप से सब काम करने वाले हैं, और जनप्रतिनिधि का चुनाव वोट से होगा, और आपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए कुछ राशियां तय की हैं कि इतने खर्च कर सकता है अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो यदि पैसा खर्च कर सकता है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वो वोटर को पैसा खर्च करके इन्फ्लुएंस कर सकता है। भाई क्यों खर्च करेगा? इसलिए करेगा ना कि हम अपनी बात को कन्विंस कराना चाहते हैं। तो कन्विंस कराने के लिए हमको एक पैसा भी चाहिए ताकि हम अपना एडवर्टाइज कर सके। तो इसका मतलब कि पैसे से अपना एडवर्टाइज करके जो मतदाता है उनके मत को प्रभावित किया जा सकता है। तो कल क्या होगा यदि ज्यादा पैसा हो किसी के पास और किसी के पास कम पैसा हो, तो क्या होगा? ये सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि मत ही है जो इसको सेट करता है और मतदाता को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ना? क्या है, इस लेवल के लोग ना सामान्य प्रक्रिया को नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे के दर्शन, उसके पीछे की पूरी चीजों को देख रहे हैं। तो उनको लगा कि ये कैसा जनतंत्र है जिसमें नोट और वोट का गठबंधन है, और जब तक नोट वोट का गठबंधन है वो जनतंत्र कैसे है? ये उनके सवाल थे 1948-49। मतलब 28 साल के आए। और उसके पहले उन्होंने थोड़ा सा स्वप्रयास से ही कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाई थी और काफी बड़ी सक्सेसफुल, भारत के एक बड़े पेंसिल फैक्ट्री के उन्होंने खुद डिजाइन की थी, खुद का डिजाइन था। उनको बहुत सारी चीजें मालूम। बचपन से क्या हुआ कि उनको गाय के साथ, उनके माताजी गाय के साथ भेज देती थे तो गोपालन में एक्सपर्ट हो गए, खेती में एक्सपर्ट हो गए। उनके पिताजी बहुत अच्छे खेती करते थे। इस पूरी परंपरा में क्या है कि श्रम पूर्वक ज्ञान का व्यापार नहीं करना है। तो ये हजारों साल से चल रहा था कि खुद मेहनत करना है, खेती करना है, और कहीं पूजा पाठ करना है तो उसका कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेना है, अपने श्रम का खाना है और ज्ञान का व्यापार नहीं करना है। ये एक सिस्टम में था, लेकिन इनका किया हुआ नहीं, वो तो हजारों साल से एक चल रहा था परंपरा में। तो लोग श्रम करके खेती से ही अपना आजीविका पालते थे। बाकी ज्ञान का काम है जो देने लेने का, उसको बिना पैसे का एक्सचेंज किए देते थे। तो घर में एक तरह से वेद, ज्ञान और सेवा और श्रम, ये तीन उनको घर में विरासत के रूप में मिली थी। फिर ऐसा हुआ तो उन्होंने बाद में जाकर पेंसिल की फैक्ट्री बनाई। पेंसिल की फैक्ट्री से काफी इनकम होता था। उस समय विक्टोरिया कॉइन चलता था 1940 के आसपास, और लगभग समझो 1000 रुपए के आसपास पर डे का उनका रेवेन्यू जनरेशन था, और लगभग 2000 कॉइन डेली का, हाँ रोज, हाँ। और 2 रुपए मैक्सिमम, अगर एकदम लग्जरी में अगर आप जिएंगे तो 2 से 3 रुपए मैक्स कर सकता है आदमी। उससे ज्यादा मतलब संभव ही नहीं है। मतलब क्या करेंगे वो, फिर अनावश्यक। तो बहुत ही अगर लेविश लाइफ जिए आदमी तो 2 से 3 रुपए खर्च, तो काफी सेविंग भी होती थी उनकी। उसको बहुत सारा बांटते भी थे वो जिनको जरूरत है। और ये जब भारत का संविधान बना उसके बाद उनके पास ये चौथा प्रश्न आ गया। 3 प्रश्न पहले के थे, ये एक प्रश्न आ गया
तो इनके जो परिवार वाले हैं, जगत गुरु उस समय श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य जी थे, उनका नाम था चंद्रशेखर भारती। अगर आप कभी सर्च करेंगे तो चंद्रशेखर भारती जी श्रृंगेरी के सबसे कह लो बहुत ही ऊंचे कोटि के शंकराचार्य रहे, जिनको समाधि की स्थिति प्राप्त थी। उस समय भारत में 2-3 लोग ही थे जिनको समाधि की स्थिति प्राप्त थी। उसमें एक चंद्रशेखर भारती जी, दूसरे मतलब लोग मानते थे रमण महर्षि, और तीसरे रमण महर्षि रमण, और तीसरे तैलंग स्वामी थे शायद। तैलंग स्वामी थे, कोई बनारस में कहीं, ऐसा सुनने में आया कि 2-3 लोग ही थे जिनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। समाधि एक दुर्लभ स्थिति है। तो चंद्रशेखर भारती जी, खाओ ना आप लोग, खाओ आप लोग शुरू करिए। तो चंद्रशेखर भारती जी इनके परिवार के एक तरह से गुरु भी रहे। तो एक तरह से एक हो गया कि जब वो नहीं बने तो उनको वेद के अध्ययन भी कराते हैं, और लेकिन जो पीठ पे बैठे हैं उनके ये लोग शिष्य हैं। तो इनके मेन जो गुरु थे वो चंद्रशेखर भारती जी थे। चंद्रशेखर भारती जी के कहने पे ही उन्होंने अपनी शादी भी की। उन्होंने ही उनको बोला कि शादी करना है। और जब ये सारे प्रश्न थे तो वो गए पूछने कि भाई इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको समाधि में मिलेगा। और दूसरे जो व्यक्ति रहे इनके परिवार के नजदीक, वो है महर्षि रमण। तो महर्षि रमण से भी इनके परिवार का बहुत अच्छे संबंध रहे। तो उनसे भी जाकर पूछा, और पूछे कि भाई ये है हमारे प्रश्न, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बंधन, ये सब सारे उन्होंने बताया। और पूछा कि इसका उत्तर क्या है। तो उन्होंने कहा भाई इसका उत्तर आपको समाधि में मिलेगा। तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उन्होंने तय किया कि अब ये शरीर रहे या ना रहे, हमको समाधि में ही जाना पड़ेगा। तो फिर अपना वहां कर्नाटका का सब छोड़ छाड़ करके, जो भी था इनका सबको वाइंड अप करके पूरा खत्म करके आ गए अमरकंटक। अमरकंटक वो जगह है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थली है अमरकंटक। और अमरकंटक आप देखेंगे तो बहुत सारे ऋषि, जैसे सौनक ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषियों के तपस्थली, च्यवन ऋषि हैं, ये सब की तपस्थली अमरकंटक है। पहले से ही बहुत पवित्र स्थल के रूप में मान्यता है। एक तरफ हिमालय है और इस तरफ जो लोग साउथ में हैं उनको नर्मदा जी के प्रति काफी श्रद्धा है, स्पेशली शंकराचार्य जी को मानने वाले जो लोग हैं, आदि शंकराचार्य को जो मानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उनके गुरु ने बोला कि नर्मदा जी के किनारे भजन करो, वहां पे जाके साधना करो। तो उनके आदेश से अमरकंटक आ गए। फिर इन्होंने 20 साल गहन साधना किया। 20 साल की साधना के बाद समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। समाधि की स्थिति प्राप्त हुई तो उसमें उनके आशा विचार इच्छा चुप हो गए। उनको कोई उत्तर नहीं मिला। किसमें? समाधि में। समाधि में ना तो प्रश्न है और ना ही उत्तर है। समाधि क्या हुआ? एकदम साइलेंस स्टेट है। ठीक है, तो आशा विचार इच्छा ही नहीं है, शून्य हो जाती है। जब लेकिन समाधि के बाद वापस शरीर अध्यास में आते रहे तो उनके पास वापस वो प्रश्न आ जाता था कि भी इसका उत्तर क्या है। तो उनको ये लगा कि समाधि में उत्तर नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने, पतंजलि ने एक सिस्टम बताया था, उसका नाम है संयम। विभूति पाद में लिखा हुआ है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमकृत्वात् संयम। तो समाधि के बाद समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है उसको जांच करने के लिए आपको संयम करना है। संयम में जो समाधि के 3 है अंतिम सोपान, उसको एक साथ ही करना पड़ता है। समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ एकत्रित करने से संयम होगा, उससे सिद्धियां मिलती है। तो सिद्धि, उनको लगा कि भाई सिद्धि चमत्कार के लिए हम तो किए नहीं थे, हम तो अज्ञात को ज्ञात करने के लिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो इससे उनको बहुत रुचि नहीं हुई सिद्धियों को पाने में। उनके लिए सिद्धि लगा इररिलेवेंट, क्योंकि सिद्धि पाने से मेरा उत्तर नहीं मिलेगा, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो उनके ही अंदर एक विवेक से एक बात आई और
स्वविवेक से क्या आया कि ये जो धारणा ध्यान समाधि है उसकी बजाय समाधि ध्यान धारणा कर लेते हैं। इसको कहीं लिखा नहीं गया है। भारतीय परंपरा में जब भी लोगों ने संयम किया समाधि के बाद तो धारणा ध्यान समाधि से ही किया, तो उससे सिद्धि प्राप्त हुई, तो उससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सिद्धियां प्राप्त हो गई। जैसे आप पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आदि आदि, एक ही बार में कई जगह रह सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमको समाधि प्राप्त हुई थी, तभी मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई। तो उनको लगा कि सिद्धि पाना नहीं है। तो एक तरह से जो सिस्टम में बता रहे हैं हजारों साल से कि संयम कैसे करना है, उन्होंने उस संयम की प्रक्रिया को थोड़ा उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको सिद्धि के बजाय उत्तर चाहिए था, तो उनको लगा कि ऐसे करते हैं, बस इतनी बात है। तो उन्होंने धारणा ध्यान समाधि पतंजलि के बताए हुए तरीके की बजाय समाधि ध्यान धारणा त्रैमैक्यत्वात् संयम, ऐसा उल्टा किया तो उसमें कुछ उत्तर मिले उनको। फिर उन्होंने लगभग 5 साल ऐसी स्थिति में, संयम काल में, तो लगभग 12 से 18 घंटे साधना करते थे वो पहले, लगभग 18 घंटे हर दिन वो ध्यान में बैठते थे। तो वो अभ्यास पहले था। फिर बाद में जब संयम की स्थिति आई, उन्होंने फिर बाकायदा प्रकृति का अध्ययन किया, अस्तित्व का अध्ययन किया, और उसके अध्ययन के फल में 5 साल में कुछ उनके निष्कर्ष निकले। ये बात है 70 की। 70 में उनको लगा कि जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बंधन मोक्ष, इन सारे प्रश्नों के उनको उत्तर मिले। वो जो उत्तर मिला उसका 3 भाग है, उसको उन्होंने ज्ञान बोला। तो एक का नाम दिया अस्तित्व दर्शन ज्ञान, पहले वाले को। तो पहला प्रश्न किसके रिलेटेड था? वो अस्तित्व दर्शन पहला था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। किसके बारे में पूछा था कि अस्तित्व के बारे में पूछ रहे थे। तो अस्तित्व के बारे में ही प्रश्न था, तो उसका उत्तर भी मिला। वो जो उत्तर मिला उसका नाम उन्होंने अस्तित्व दर्शन ज्ञान किया। दूसरा बंधन मोक्ष, तो ये मैं के बारे में था, आत्मा के बारे में था। तो जो दूसरा ज्ञान मिला उसका नाम लिखा उन्होंने जीवन ज्ञान, ऐसा एक नाम दे दिया, जीवन ज्ञान। और तीसरा जो उत्तर मिला वो प्रमाण की बात आई, और उससे जो समझ में आया उनको, बाद में उसको उन्होंने कंपाइल किया, उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये 3 ज्ञान है इसमें, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के 3 भाग। तो ये एक तरह से वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है, आचरण से। कौन जोड़ता है? ये जीवन ही जुड़ जाता है आचरण से संसार में, और ये जीवन अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। ये बीच का ये वाला जो चीज है जीवन, यही मुख्य है, जो कि जानने वाली इकाई है। तो जीवन जानने वाली इकाई है। जीवन जानता किसको है? अस्तित्व को जान करके उसको वर्ल्ड में प्रमाणित करता है। तो जब ये 70 की बात है, तो 70 में उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा 1970 में, और उनको लगा कि धरती पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। और प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज। कब? तो 1970 में वो लिखते हैं कि जो इस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज। उसका उन्होंने नाम लिया धरती बीमार हो गई है, मतलब उसको बुखार आ गया है, धरती को बुखार आ गया है। 1970 में उन्होंने लिखा। 72 में बुक आ गई थी ना मानव व्यवहार, तो चलो 75 भी लिख सकते हैं। 20 साल जो समाधि हुई, 50 से 20 मतलब 70 नहीं, पहली बुक उन्होंने 68 में ही ला दी थी। हाँ, दिव्य पथ नाम से। संयम जब शुरू हुआ था उसके प्रारंभिक कालों में ही उनके कुछ उत्तर मिलने लगे थे, तो उसको कंपाइल भी किया। उसका नाम है दिव्य पथ। पुस्तक का नाम था दिव्य पथ। फिर 1972 में उन्होंने किताब लिखी मानव व्यवहार दर्शन। यह है मानव व्यवहार दर्शन। लेकिन वो जो किताब है उसमें पूरी तरह से अभी बात नहीं आई है। फिर उनको अध्ययन करते रहे, और 75 में
सो 1975 में उनका अध्ययन पूरा हुआ, लेकिन उनको ये धरती बीमार है ना, ये 70 के आसपास ही पता चल गया, और 75 में उनका पूरा हो गया विधिवत अध्ययन। फिर 78 में फिर से लिखा उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन, वही किताब, लेकिन उसको थोड़ा इलेबोरेट किया। और जो पहली किताब लिखी थी दिव्य पथ, वो बाद में कर्म दर्शन बन गया। तो ऐसे 2 किताब है। कर्म दर्शन में 3 भाग है, कर्म, ज्ञान, उपासना और कर्म, ज्ञान, विवेक, विज्ञान। ठीक है, तो ये उन्होंने, अब तो 72 में क्या आया कि भाई धरती बीमार हो गई, ये उनको लग रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या हुआ कि संसार, अभी मैं ना एक शब्द लिख देता हूं यहाँ पे, संसार है ना, ये जो लिखा है संसार, इसका मतलब बता देते हैं। तो और दूसरा है अस्तित्व, 2 शब्द लिख देता हूं मैं, अस्तित्व और संसार, है ना, 2 शब्द आ गया। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट होगा शायद। अस्तित्व मतलब क्या, संसार मतलब क्या। तो अभी हम लोग जो जी रहे हैं संसार में जी रहे हैं। संसार क्या है, अस्तित्व क्या है इस दर्शन के अनुसार। तो हम अस्तित्व देखेंगे ना, तो अस्तित्व में 4 चीजें हैं। इसमें कैटेगराइजेशन किया गया, उन्होंने कैटेगराइजेशन किया। तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है पूरा, दूसरी धरती भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। हाँ, संसार बोलते हैं तभी ये धरती की बात होगी, मतलब हाँ, इस वर्ल्ड की बात है। तो अगर हम अस्तित्व में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं। पूरा अस्तित्व में 4 चीजें रहती हैं। तो पूरे अस्तित्व का उन्होंने कैटेगराइजेशन किया। तो क्या क्या है उसको, एक का नाम दिया पदार्थ, दूसरे का नाम दिया प्राण, और तीसरे का नाम दिया जीव, और चौथे का नाम दिया ज्ञान। ये हो गया मानव। ठीक है, ऐसे 4 कैटेगरी में बांटा, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान। हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं पदार्थ अवस्था। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। अब भारतीय परंपरा में क्या है, ये जो तीनों है इसको प्राणी माना गया है, इसको एक कलेक्टिवली नाम देते हैं प्राणी। ये सभी प्राणी हैं, ये भी प्राणी है, लेकिन यहां प्राण का मतलब क्या है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। और यहां क्या है, जीव जानवर, है ना, पशु पक्षी जानवर, और ये मानव। तो पहले हुआ कि ये तीनों ना एक ही है, और किसके आधार पर दिया, प्राण मतलब होता है सांस लेना। तो एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि जो भी सांस लेती है वो सब प्राणी है। जैसे जगदीश चंद्र बसु हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया पेड़ पौधों के ऊपर, और पेड़ पौधों को भी उसके ऊपर डाल करके मशीन से चेक किया, तो भाई इनको भी दर्द होता है। तो ये क्या है, इसके अंदर भी प्राण है, और जीव जानवरों में भी दर्द होता है, तो मानव को भी दर्द होता है। लेकिन ये जो कैटेगराइज प्राण के आधार पे किया गया है। हम लोग बचपन में मंदिरों में जाते थे तो लोग बोलते ही थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा बोलते थे। तो आप लोग सुना भी हो। तो प्राणी ही माना गया। अगर तो ये किसके आधार पे कैटेगराइजेशन हुआ, प्राण के आधार पे, सांस के आधार पे। जो ये सभी सांस लेने वाली चीज है, और ये क्या है, सांस न लेने वाली चीज है। इस सांस नहीं लेती तो इसमें ग्रोथ नहीं होता है, ये सांस लेती तो ये बढ़ता है। ठीक है, फिर दूसरा आया विज्ञान। विज्ञान ने क्या किया, उसने इन सबको दूसरे ढंग से डिफाइन किया, और इसमें मेजर क्या कर दिया कि ये जो चीज है, ये और ये दोनों एनिमल्स हैं। ह्यूमन भी एक क्या है, एनिमल है, और ये भी क्या है, एनिमल है। तो ये बॉटनी में आ गया और ये जूलॉजी में आ गया। और इसको किस आधार बता कि ये भी स्तनधारी जीव है और ये भी स्तनधारी जीव है, मैमल है। तो विज्ञान ने इसको मैमल के तरह से पहचाना। तो कैसे अलग किया, क्योंकि इसके शरीर की रचना अलग है और इसके शरीर की रचना अलग है। तो शरीर की रचना के आधार पे इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने अलग कर दिया। और जब हम मध्यस्थ दर्शन में अध्ययन कर रहे हैं तो इसको 4 अलग अलग अवस्था में बांट रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है। तो इसकी मौलिकता क्या है? जैसा लिखा हुआ है। इसमें क्या हो सकता है? ज्ञान। इसमें क्या नहीं हो रहा है? ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये उसके डिफरेंसेस है। और इसके बीच में क्या है? इसमें है जीने की आशा, और इसमें जीने की आशा नहीं है। तो इसमें आशा आ गई है, जो कि इसमें आशा नहीं है, और इसमें आशा भी है लेकिन इसमें ज्ञान है, जो कि ज्ञान इसमें नहीं। तो इसमें क्या हुआ? जीव में कल्पना नहीं है, कल्पनाएं नहीं करता है, कल्पनाशीलता जिसको बोलते हैं, और कर्म स्वतंत्रता, वो सब चीजें नहीं चलती। प्रश्न नहीं पूछेगा, वो स्कूल नहीं बनाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, कॉलेज नहीं बनाएगा। तो ह्यूमन की जो मौलिक काम है वो ज्ञान है। अभी हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की बातें चल रही है। इसमें थोड़ा शेयरिंग हो रहा है। यही चीज मानव को अलग कर रहा है जानवरों से। हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिलॉसफी लिखे गए, 6 दर्शन आ गया, 2 और दर्शन आ गया, 8 दर्शन भारत में ही आ गया। ये सब क्या दिखा रहा है? क्यों आया? कोई भी जानवर दर्शन को प्रतिपादित नहीं कर सकता। ये उसका अंतर है। ठीक है। अब क्या हुआ? इसमें एक चीज दिखता है कि जो पदार्थ है, यहां से हम लोग की बात शुरू हो रही है। पीछे का बैकग्राउंड दे दिया। यहां से हमारी मेन बात शुरू होगी कि हम स्कूल में क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग करने क्या चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, ये अस्तित्व में क्या है? पदार्थ है। तो अस्तित्व में मिनिमम क्या होगा? हर जगह पदार्थ होता है। फिर पदार्थ से क्या प्रकट हुआ? प्राण। जैसे मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये सब चीज आ गई, पानी, हवा, ये सब आ गया। इसके आने के बाद क्या आया? उसमें पेड़ पौधे आए। तो जब तक मिट्टी, पानी, हवा नहीं आएगी, पेड़ पौधे नहीं बनेंगे। अब ये जो मिट्टी, पानी, हवा है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। जैसे अगर धरती लेंगे तो इसमें मिट्टी आई, पहले हवा आ गई, पानी आ गई, इसको मानव ने तो नहीं बनाया। बहुत सामान्य बात है, क्योंकि मानव तो था ही नहीं। तो वो जो मिट्टी है कैसे बनी? ऐसी बनी, पानी ऐसे बना, हवा ऐसे बनी। इधर लिख देता हूं, मिट्टी, पानी, हवा। मिट्टी, पानी और हवा कैसी बनी? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे आ जाए। तो मिट्टी की डिजाइन ही ऐसी हुई कि प्राण अवस्था प्रकट हो। हवा, पानी ऐसे बना कि पेड़ पौधे आ जाए। तो पदार्थ अवस्था की ऐसी संरचना हुई जिसमें पेड़ पौधे प्रकट होंगे। फिर पेड़ पौधे ऐसे प्रकट हुए, ऐसी संरचना बनी जिससे जीव प्रकट होगा। तो पेड़ पौधों को बनाने वाला भी मानव नहीं है, जंगल को बनाने वाला मानव नहीं है। जंगल आते हैं, अमेज़न का जंगल किसी ह्यूमन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर उसमें से जीव जानवर आए, तो जीव को बनाने वाला भी ह्यूमन नहीं है। और ज्ञान अवस्था उसमें से आई, मानव भी प्रकट हुआ। तो मानव को भी मानव ने ही नहीं बनाया है। बहुत सामान्य सी बात है, मानव को मानव ने नहीं बनाया। तो मानव क्या है? एक अस्तित्व की इकाई है। समझ में? अस्तित्व। तो जो चीज मानव नहीं बना रहा है, जो अस्तित्व में स्वयं स्फूर्त विधि से आया, उसको क्या बोलेंगे? अस्तित्व। पहुंचा पाया मैं? अब संसार क्या चीज है? तो यहां से मैं इसको देता हूं। संसार, अस्तित्व तो ये हो गया। संसार क्या चीज है? ये जब मानव आया तो उसके पास कुछ अवेयरनेस आई। कैसे अवेयरनेस आई? इसने इसी प्रकृति को देखा। तो प्रकृति को देखा तो सबसे नजदीक कौन दिखता है उसके? जानवर। सबसे नजदीक देखेंगे तो जानवर का कोई आहार है, तो जानवर 2 तरह से आहार करते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी। तो मानव का आहार क्या बन गया? शाकाहारी और मांसाहारी। किसको देखकर आया? इसको। अभी इसको ये नहीं मालूम है कि मेरा क्या आहार है, वो तो केवल देख रहा है, और देखने से दिखा कि 2 तरीके से आहार कर सकते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो मानव ने भी क्या हुआ? शाकाहारी मांसाहारी किया। अब किया तो कुछ कर रहा होगा, पेड़ पौधे के साथ करेगा, जानवरों के साथ कुछ करेगा। ये जो किया अब, तो उससे क्या बन गया? संसार। तो संसार क्या है? ह्यूमन का इनपुट जब दिया, इंटरवेंशन, ह्यूमन ने जब इसके साथ इंटरेक्ट किया, उसके साथ कुछ बदलाव किया, तो क्या बन गया? संसार।
तो हमने जैसे आज मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दी, तो ये अस्तित्व की मिट्टी एक थी। अस्तित्व की मिट्टी कैसे बनी थी? जिसमें केचुआ है, बहुत तरह के बैक्टीरिया है, खूब पत्तियां गिरती हैं, जंगल है, उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमस पैदा हो गए, तो फिर बहुत सारे कीटाणु आ गए, तो उसकी एक अपनी एक रिचनेस है जिसको हम उर्वरा बोलते हैं, उर्वरक जमीन। ठीक है ना? तो मिट्टी तो आई थी अलग, अब उसके मिट्टी में हमने पेट्रोलियम डाल दिया, खाद डाल, तो मिट्टी में पेट्रोलियम नहीं था, मिट्टी में क्या था? ऑर्गेनिक मैटर था। तो पेट्रोलियम किसने डाला? फिर ह्यूमन ने डाला। तो अभी जो हमको मिट्टी यहां पे दिखेगी, ये अस्तित्व वाली भी मिट्टी है, लेकिन हमको कहां दिख रहा है? संसार वाली मिट्टी। ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये संसार का चीज है तो अस्तित्व वाली मटेरियल। ये भी कहीं बालू में रहा होगा, ग्लास है ना, ये पत्थर कहीं होगा, किसी माउंटेन में होगा। तो ये जब वहां है प्रकृति सहज विधि से, तो अस्तित्व बोल रहे हैं, और जब ह्यूमन इसके साथ कुछ कर दिया तो हम क्या बोल रहे हैं? संसार बोल रहे हैं। तो हम लोग ना अस्तित्व वाली चीजों के साथ ही कुछ बदल दिए। किसमें बदल दिए? इसी चार में, पदार्थ में, प्राण में, इसी में बदल सकता है आदमी, और कहीं बदलने वाली जगह नहीं है। जीव में और ज्ञान में। ज्ञान में क्या हो रहा है? दो चीज। एक तो ज्ञान में हो रहा है भाग, उसका कहते हैं जानना, कि वो कुछ बदल रहा है लेकिन जानकर बदल रहा है। दूसरा और बदल सकता है मानना, मानकर बदल सकता है, जानता नहीं है, कहानी आ गई उसके अंदर, उसने कुछ मान लिया है कि ऐसा है। ठीक है ना? तो या तो जान के करेगा या फिर मानकर करेगा। तो मानने में आस्था जुड़ी है, मान्यताएं जुड़ी हैं। ये आस्था सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसमें दोनों संभावना है। अब सही गलत को कैसे मापा जाए, ये वाली बात आई। भाई हम सही हैं या गलत, ये कैसे दें? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अस्तित्व में है, ये चारों चीजें आपस में कैसे हैं? संतुलन में है। ये कैसे है? और संतुलन का दो चीज है, एक तो है मानव तीन अवस्थाओं के साथ, और दूसरा है मानव मानव के साथ। तो संतुलन का दो बिंदु है, एक है मानव मानव, ये मानव मानव संतुलन हो गया, और दूसरा क्या है संतुलन? मानव प्रकृति। ठीक है ना? ये दो तरीके का संतुलन, और ये संतुलन में है ही, इसको बनाना नहीं है। ये कैसे पता चले कि संतुलन में है भाई? क्योंकि ये आया तो इससे ए आया, तो इसने इसको सपोर्ट किया था। अगर ये इसके विरोध में होता तो आता ही नहीं। तो ये संतुलन में आया, इसीलिए ये पैदा हुआ, और इसके आने से ये आया, इन तीनों के आने से ये आया। तो यदि पीछे की अवस्था इसके सपोर्ट में नहीं होती तो चौथा अवस्था आता ही नहीं। तो पीछे की अवस्था सपोर्ट कर रही, इसी का नाम है संतुलन। हम बर्बाद करेंगे तो असंतुलन। तो दो ही तरीके का संतुलन दिखेगा, एक मानव मानव। अब मानव मानव के बीच में हमको आज के समय में, अगर हम एक परिवार में भी देखें, तो ये जो मानव है ज्ञान अवस्था की, ये तीन जगह जीता है। इसके जीने की तीन स्थली है। पहला का नाम है परिवार, दूसरे को बोल रहे समाज, और तीसरे को बोल रहे व्यवस्था। समझ रहे? तीन चीजें, तीन जगह ही मानव जीता है। तो ये दो जगह तो मानव मानव का है, ये वाला, और यहां पे आके मानव प्रकृति। ऐसे तीन ही जगह जीने की स्थिति हमारी। परिवार में होगा, समाज में जिएगा, और व्यवस्था में जिएगा। ठीक है? मैं पहुंचा पा रहा हूं? कुछ होता बताना है। अब क्या हुआ कि अगर हम परिवार में देखेंगे, तो आज परिवार में क्या है? काफी लड़ाई झगड़े, संघर्ष, परिवार में टूटन, डिवोर्स, असहमति, एक दूसरे की अस्वीकृति, ये सारी चीजें हमको परिवार में दिखती है। परिवार संतुलित नहीं है, उसका प्रभाव व्यक्ति पे भी है, स्ट्रेस होना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखते हैं। दूसरा समाज में दिख रहा है।
तो समाज में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? समाज टूटा हुआ है, अपना पराया परिवार ने किया, उससे समाज में गया, समाज में काफी भय की व्याप्तता है, युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, इंडिया पाकिस्तान, फिर विदिन समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम, फिर उसके भी अंदर जाएंगे हिंदू में तो ये अलग अलग जाति एक ही जाति में आ जाएंगे, तो फिर उसके अंदर पटेल है मान लो तो पटेल के अंदर 2 ग्रुप, ऐसे करके समाज एकदम टूटा हुआ है बड़ी बुरी तरीके से। अब उसको जोड़ना बड़ी मुश्किल है। टूटा कैसे है? वो समाज बना है एक विचार से और हर एक विचार एक दूसरे के विरोधी हो गया है। तो इससे समाज में हमको क्या दिख रहा है? संघर्ष। और जब हम व्यवस्था देख रहे हैं, चारों अवस्था वाली चीज, तो उसमें क्या दिख रहा है? असंतुलन या धरती है जो बीमार है कह रहे हैं, तो उसको क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। तो एक जगह ह्यूमन प्रॉब्लम और एक जगह ह्यूमन नेचर प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड में प्रॉब्लम कितने हैं? 2। एक ह्यूमन का प्रॉब्लम है विद इन फैमिली और विद इन वन सेल्फ, इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, और एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, धरती के ऊपर क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे 2 ही प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आप नहीं गिन सकते। तो प्रॉब्लम किसके बीच में? यही 4 चीजों के बीच में ही प्रॉब्लम है। आप देखेंगे तो प्रॉब्लम भी इसी 4 में है, और यदि समाधान आएगा तो कहां होगा? इसी 4 में। तो समाधान क्या है? संतुलन होना, और समस्या क्या है? असंतुलन होना। ठीक है, ये इतना ही है कुल मिलाकर समस्या और समाधान। अगर हम इस कैंपस को देखें यहां, तो इस कैंपस में 4 चीजें ही हैं। एक मिट्टी पत्थर होगा, एक पेड़ पौधे हैं इसमें, कुछ जीव जानवर होंगे, और चौथा मानव है, और इसके साथ कुछ कॉम्बो है। अब इसके साथ हार्मनी भी हो सकती है और डिसहार्मनी। जो बाकी 3 है वो हार्मनी में ही रहते हैं। तो डिसहार्मनी जब भी आएगी उसको करने वाला कौन होगा? मानव। अब मानव में क्या चीज है जो डिसहार्मनी ला रही है? तो उसका विभाजन है विचार से, ज्ञान या अज्ञान। ठीक है, या तो उसको ज्ञान है, समझ है, उसके विचार ठीक चल रहे हैं, या फिर अज्ञान है। तो इतना ही प्रॉब्लम है, ज्ञान और अज्ञान का प्रॉब्लम है। ज्ञान होने का मतलब संतुलन और अज्ञान होने का मतलब असंतुलन। ठीक है, अब ज्ञान के भी 2 भाग हैं। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा गहराई से इसको देखने से थोड़ा महीन है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो समझ आए। अब ज्ञान 2 तरीके के होते हैं। जैसे मुझे ये टेबल बनाना है, तो टेबल में ऐसे नहीं बना सकता, हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा, है ना? लकड़ी, उसके लिए कुछ मान लो कैसे काटना है, तो काटने के पीछे भी ज्ञान। तो एक ज्ञान चाहिए जिसके साथ मैं ये टेबल बना सकता हूं। किसी ने एसी बनाया है, गर्मी लगी होगी, कैसे भगाएं, तो कुछ सोचा होगा, चलो यार गर्म हवा को बाहर फेंक देते हैं। गर्म हवा को कैसे बाहर फेंकेंगे? तो उसके लिए फिर क्या कर रहा है? एक नॉलेज को गेन कर रहा है। फिर बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए एक नॉलेज चाहिए आपको। आप ऐसे नहीं बना सकते बिल्डिंग, इसके लिए क्या चाहिए हमको? नॉलेज सिस्टम चाहिए। कोई भी चीज बनाएंगे उसमें क्या चाहिए? एक नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज का कोई चीज बनेगा ही नहीं। तो हमको ना एक नॉलेज नाम की चीज हमको लगती है। ठीक है, तभी हम नॉलेज से ये जो क्रिया है, एक्टिविटी है, कर पा रहे हैं। तो इसको क्रिया कैसे कर पा रहे हैं? एक नॉलेज के साथ। ठीक है ना? आप कुछ भी सोचो, उसमें नॉलेज चाहिए। आपको खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो उसमें एक नॉलेज चाहिए। खेती करनी है, उसमें भी एक नॉलेज चाहिए। कब बोना है, कैसे बोना है, क्या करना है, तो हर एक चीज में नॉलेज चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक नॉलेज बेस्ड। लेकिन नॉलेज किसके लिए चाहिए? कुछ एक्टिविटी करना है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज का एक्टिविटी संभव ही नहीं है। तो हम जैसे हम बोलते हैं भाई कि हमको मान लो मून के ऊपर जाना है, तो हमको एक नॉलेज चाहिए कि भाई कैसे जाएगा। तो कुछ हमने मेजरमेंट किया, उसमें ग्रेविटी होगी, ये होगा, वो होगा, हमने किया। किस फोर्स से भेजेंगे, जाएगा तो वापस आ जाएगा, गिर जाएगा, फिर चलो उसको वापस भेजेंगे, तो ऐसे करके घूम के जाएगा, फिर उसका एक ऑर्बिट। ये सब नॉलेज उसको चाहिए, तो ही तो फेंका होगा।
आप समझ रहे हो? तो ये एक नॉलेज का डोमेन है जिससे हम कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो हम मंगल पे चले जाएंगे, या कुछ हम बना दिया, फिर कोई एटम बम बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दिया, ये सब नॉलेज का ही फल है। ये वाला चीज इसको नहीं बना पा रहा है। जानवर कभी भी ऐसी चीज नहीं बना सकता कि वो मार्स के ऊपर लैंड कर ले। जानवर ने आज तक ऐसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और एटम बम और गन और ये सब नहीं बनाता है ना। ये तो यही बना रहा है, क्योंकि इसके पीछे, क्रिया के पीछे नॉलेज। कुछ भी आप लाइट देख लो, कुछ भी देखो, ये पूरा खड़ा है ना, ये एक नॉलेज है, नॉलेज के साथ खड़ा है। एक और चीज है, तो इस वाले को हम ज्ञान नहीं कह रहे। ये क्या है? ज्ञान नहीं है। ये जो चीज है ये ज्ञान नहीं है, इसको अभी नॉलेज हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे तो जानकारियां हैं हमारे पास। ठीक है, अभी एक चीज और है जिसको ज्ञान बोला जा रहा है, और वो क्या चीज है? जैसे मैं हूं तो मैं कौन हूं, अस्तित्व क्या है, मेरे होने का क्या प्रयोजन है, मैं शरीर ही हूं कि शरीर के अलावा कुछ हूं? अगर शरीर के अलावा हूं तो मैं कौन हूं? अगर मैं जीवन हूं मान लो, और ये मैं शरीर नहीं हूं, तो वो जो जीवन हूं, जीवन को देख लिया और ये देख लिया कि ये जो जीवन है अमर है, वो नहीं मरता है, शरीर ही जीता मरता है, उसको क्या बोलेंगे? ज्ञान। तो ज्ञान में 3 भाग, इन 3 चीजों को इसमें ज्ञान बोला गया। अस्तित्व का ज्ञान, अस्तित्व क्यों है, मतलब अगर मैं मान लो ये टेबल बना लेता हूं, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि अस्तित्व है क्यों। मान लो मैं सैटेलाइट भेज दिया ऊपर, है ना, इससे पूरा अस्तित्व अस्तित्व क्यों है भाई, ये पता नहीं चल रहा है। जीवन क्या है, किसको जीवन कह रहे, कौन जी रहा है, मरता भी है कि नहीं मरता है, या कोई चीज ऐसी है जो अमर रह जाती है, या सब मर जाता है, जो भी हो, उसका ज्ञान नहीं है। तीसरा क्या ज्ञान नहीं है, इसमें जीने का ज्ञान नहीं है। हम परिवार में, व्यवस्था में कैसे जिए, मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब, आचरण का मतलब इन 3 जगह जीने का ज्ञान, इसको करें मानवीयतापूर्ण आचरण। अगर हम परिवार में संतुलन पूर्वक जी लें, न्याय पूर्वक जी लें, समाज में इसको हम लोग बोलते हैं न्याय। परिवार में जीने, अगर परिवार में संतुलन आ गया तो न्याय बोलते हैं, समाज में संतुलन आ गया तो उसको धर्म बोलते हैं। ठीक है, और चारों अवस्था में धरती पर संतुलन आ गया तो इसको क्या बोल रहे हैं? सत्य। तो सत्य क्या है? ऐसे जीने का डिजाइन जिसमें पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान सदा सदा बना रहेगा और संतुलन ही रहेगा, असंतुलन नहीं आएगी, उसका नाम है सत्य। बात पकड़ में आ रही है? तो ये जो हमने पहले सत्य सुना था वो अलग है। नागराज जी जिस सत्य की बात कर रहे हैं ये अलग सत्य। सत्य क्या कह रहे हैं कि भाई ये 4 चीजें हैं, इसको तो मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये तो सदा है ही। कैसे है? और इस संतुलन को हमने एविडेंस कर लिया। कहां? इस प्लैनेट के ऊपर, इस संसार में। तो ये संतुलन अगर संसार में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। मतलब अस्तित्व को संसार में रेप्लिकेट कर दिया। यस, अस्तित्व को संसार में रेप्लिकेट कर दिया तो हम सत्य से जी रहे हैं। ठीक है, और जब तक ये संसार में गड़बड़ी है तब तक हम मिथ्या जीवन जी रहे हैं, भ्रम की जीवन जी रहे हैं। हम संसार में, हम जिस डाली पे बैठे हैं उसको काट दें, ठीक है, तो ये भ्रम है, मिथ्या है कि सत्य है? आप समझ रहे हो? अब धरती के ऊपर ही मानो जी रहा है और धरती को ही खत्म कर रहा है, तो ये सत्य है कि भ्रम है? जीने में भ्रम आ गया ना भाई। हम जिस जगह बैठे हैं आप उसी को खत्म किए जा रहे हो। आप बोल रहे हो अब धरती को देखो ना, पूरे उत्तराखंड में क्या चल रहा है। पूरी धरती पे इस समय बारिशों के जो हालत है भयंकर चल रहा है, इतना खराब चल रहा है। और आज के डेट पे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल में ही
काफी तबाही के आने का। अब भी 25 लेक बने हुए हैं उत्तराखंड के ऊपर, 25 लेक, 1200 मीटर लंबा चौड़ा लेक, और सब में इतना प्रेशर है कि अगर वो टूटता है सब तो समझो भयंकर तबाही है। तो ये जो आया तबाही का दौर आया हुआ है, अनयूजुअल बारिश है। 1.5 महीने तक यहां विश्वनगर में बारिश चल रही, 1.5 महीने, होती ही नहीं कभी इतनी, समझ रहे हैं? तो बारिश क्या होती है भाई, अभी कोई चीज गर्म हो गया तो ठंडा कौन करेगा? तो प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो गर्म हो गया धरती तो उसको ठंडा करने वाली चीज चाहिए, ठंडा तो पानी से ही होगा ना। आग लगी है तो बुझाएगा कौन? पानी बुझाएगा। तो वो तो प्रकृति तो अपना काम ही कर रही है कि संतुलन लाना है, लेकिन उससे हमको जो परेशानी हो तो होगी, लेकिन उसका भी एक सीमा है। ये सारी चीजें ह्यूमन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये चारों अवस्था ऐसे बनी है एक दूसरे के साथ, उसका नाम देते हैं उपयोगिता पूरकता। इसमें पूरकता है, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और एक पूरकता से इसमें संतुलन है। और ये संतुलन जो है अस्तित्व में, बनाना तो है नहीं, केवल इसको प्रमाणित करना है कि संतुलन में है। ये प्रमाणित कर दिया, इसका नाम है जागृति। समझ रहे? क्या नाम दे दिया कि अगर हम संसार तो प्रमाण इसमें होगा, तो इसका नाम है जागृति। जागृति क्या है कि अस्तित्व को पूरा देख करके, समझ करके संसार में प्रमाणित करना। प्रमाणित कर लिया तो 3 जगह पे आ गया। अगर चारों अवस्था में संतुलन आ गया, उसका एक नाम है सत्य। पूरे समाज में संतुलन है, इसका नाम है धर्म। और परिवार में संतुलन है, इसका नाम है न्याय। तो परिवार में न्याय, अगर हर परिवार में न्याय है तो समाज में क्या होगा? धर्म होगा। और अगर पूरे समाज में धर्म है तो धरती पे क्या होगा? व्यवस्था, सत्य। तो सत्य को प्रमाणित करने के लिए न्याय प्रमाणित करना है। न्याय क्या है? परिवार में संबंध है और संबंधों में क्या है? तृप्ति। न्याय का मतलब क्या है? उभय तृप्ति। उभय मतलब जितने सदस्य हैं सभी लोग मिल करके तृप्ति से जिए। तृप्ति की स्थली क्या बताया उन्होंने? परिवार। परिवार में यदि संबंधों में हम ठीक ठीक जी लेते हैं, जैसे हम संबंधों बोलते हैं माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, इन सभी संबंधों में हमने न्याय कर लिया तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। जीवन में हमको मूल रूप से चाहिए तृप्ति। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके रूट में जाएंगे तो हमको क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए। हम अतृप्ति से नहीं जीना चाहते, हमको चाहिए तृप्ति। हम पैसा भी कमा रहे थे, क्यों कमा रहे हैं? एट द एंड क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए। समाज सेवा कोई कर रहा है, कुछ भी बना रहा है तो उसको तृप्ति चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? करने में तृप्ति नहीं है, परिवार में संबंध में जीने से तृप्ति है। तो अभी क्या हुआ? हम जीने की बजाय कर रहे हैं। हम चाहते करके तृप्ति होगी, वो क्या कह रहे हैं? संबंधों में जीकर तृप्ति होगी। आप समझ रहे हो? अगर हम संबंधों में जीकर तृप्त हो गए, न्याय कर लिया, तो पूरे समाज में क्या हो जाएगा? समाज अखंड। मानव अभी टूटा हुआ है धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? समाज क्या हो जाएगा? अखंड। अखंड समाज हो गया तो धर्म आ गया। अब जब धरती पे पहली बार मानव आया, मान लो फर्स्ट टाइम ह्यूमन आ गया धरती पे, तो उस समय कौन सा राष्ट्र है? कोई राष्ट्र। तो फिर धरती क्या है? अखंड है। जब पहली बार धरती पे आया तो धरती तो अखंड है। तो अखंड राष्ट्र बनाना नहीं है, अखंड राष्ट्र है। तो फिर ये भारत, पाकिस्तान, इंडिया कहां से आ गया? तो ये मनुष्य के विचार की उपज है। और वो कहां से आया? मानने से आया। अगर जानता तो उसको क्या दिखता? धरती क्या है? अखंड है, एक है। जानने में तो धरती एक है, और मान रहा है तो क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है तो लड़ाई है, संघर्ष है। एक है तो शांति है। समझ आए? तो शांति को बनाना भी नहीं है, एक्चुअली है। धरती को अखंड बनाना नहीं है, धरती तो अखंड ही है। तो क्या चीज नहीं मेरे पास? तो कह रहे जागृति नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है।
तुमको समझ नहीं है, इसलिए आपने धरती के टुकड़े कर दिए। लेकिन धरती तो मूल रूप से एक ही है। तो हमारे पास एक ज्ञान आ गया जो कि क्रिया ज्ञान से भिन्न है। अगर आप मान लो किसी ने एसी बनाया, इसके बनाने से यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि धरती एक है, अखंड है। वो फिर भी वो खंड खंड धरती में ही जी सकता है, वो अपने परिवार दूसरे परिवार में बांट सकता है। तो फिर इस स्कूल का क्या लेना था? वही आ रहा है ना भैया, वही तो है। तो ये जो क्रिया है ये एक भाग है। तो जहां पे हम लोग क्रिया कर रहे हैं ना, जहां पे हम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया वाले काम का नाम है व्यवसाय। ठीक है, जैसे एसी बनाना है, ये किस में जाएगा? और टेबल बनाना है तो व्यवसाय में, रेफ्रिजरेटर बनाना है तो व्यवसाय में। अभी हम लोग एक कुर्सी बनाया है तो व्यवसाय, टेबल बनाया, ये पूरा हीरा का काम चल रहा है, ये व्यवसाय का काम है। ठीक है, एक और चीज मनुष्य करता है, उसका नाम है व्यवहार। ये व्यवहार व्यवसाय नहीं है। व्यवहार क्या चीज अलग है। जैसे हम परिवार में जिनको हम अपना मानते हैं, अपने बच्चा मानते हैं, हम अपने बच्चों के साथ व्यवसाय नहीं करते, है कि नहीं? एकदम बढ़िया सर, है ना? तो हम अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जिनको हम अपना मानते हैं, उनके साथ क्या नहीं कर रहे? व्यापार नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। तो हम उनके साथ क्या करते? फिर व्यवहार करते। तो ये तो हो गया क्रिया। और क्रिया के लिए क्या चाहिए? एक ज्ञान। इसमें भी 3 फेज है। एक होता है इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन को लेकर के एक्शन में कन्वर्ट करना। जब एक्शन में आ गया तो नॉलेज बोलेंगे। सो नॉलेज इज रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्शन एंड देन नॉलेज। सो नॉलेज इज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन एंड इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, तब उसको नॉलेज बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज अभी रह गया जो अभी बाकी है। अब दिन भर क्या हुआ है, मनुष्य क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है सुबह से शाम तक। फिर व्यवसाय के बारे में बातें कर रहा है, फिर किसी से मिल रहा है तो क्या कर रहा है? वो वही क्रिया की बातें कर रहा है। फिर घर में गया तो बता रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर वो घर में भी कोई काम कर रही है, महिला मान लो खाना बनाई तो क्या बनाया है वो भी बता रही है कि हमने भाई ये बनाया, वो बनाया। समझ, बातचीत हो रही है। और बातचीत में सब लोग क्या बात कर रहे हैं? क्रिया की बात कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हर आदमी क्रिया कर रहा है और क्रिया की बातें कर रहा है। और इसमें कुछ भी क्रिया हो सकता है। कोई हेल्थ का है, डॉक्टर है, वो कर रहा है, वो भी घर रखा हुआ, अपने घर में भी बात करेगा। क्या बात करेगा? कुछ क्रिया का। फिर चलो हम लोग कुछ करके आते हैं, घूमने गए, घूम कर आए, तो घूम कर आए, क्रिया हो गया। फिर आके बता रहे हम यहां गए, वैसे गए, वैसे गए, तो क्रिया कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? इसमें क्या नहीं हो पा रहा है? अभी व्यवहार नहीं हो पा रहा है। हमें क्रिया की बातचीत करके क्या मान लिए? व्यवहार। एक्चुअली नहीं हुआ। तो नागराज जी एक बड़ी मौलिक बात कर रहे हैं जो कि अभी तक सिस्टम में नहीं है। कोई भी परंपरा में इस 3 में जीने का स्वरूप नहीं आया, तभी ये धरती का हालत ये है। तो कह रहे हैं यहां जीना है, परिवार में सबसे पहले न्याय करना है। तो न्याय के लिए क्या करना है? व्यवहार करना है। और व्यवहार क्या है? ये जो ज्ञान है अस्तित्व का, जीवन का आचरण ज्ञान, ये ज्ञान का आदान प्रदान है। अभी क्रिया का आदान प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान का। अभी क्या हुआ? घर में क्रिया के आधार पे चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान के आधार पे व्यवहार होता है। थोड़ा मैं आपको बहुत कंडेंस वर्जन में इसका फाइनल क्रक्स ही बता रहा हूं, है ना? ये दर्शन का, इसके पीछे तो 7 दिन का इंट्रोडक्शन होता है यहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो व्यवहार अभी नहीं हो रहा। अगर व्यवहार ज्ञान के आधार पे हो जाएगा तो हम सब में भाव संपन्नता हो जाएगी। कैसा भाव? निरंतर भाव, हिलडुल वाला नहीं। जैसे अगर मान लीजिए विश्वास आ गया तो कैसा विश्वास होगा? निरंतर विश्वास, निरंतर स्नेह, निरंतर प्रेम, निरंतर सम्मान। इसमें असम्मान की बात ही नहीं है। ये जो निरंतर भाव है, यही भाव निरंतर होने पे, अगर ये निरंतर हो गया, इसका नाम है सुख। हम सुखी हो गए। कैसा सुखी? निरंतर सुखी।
तो ज्ञान से मनुष्य क्या हुआ? निरंतर सुखी हुआ। हम सब क्या चाहते हैं अपने अंदर? निरंतर सुखपूर्वक जीना। तो फिर हमारा ये विद्यालय क्या कर रहा है? तो इस विद्यालय में एक नया पाठ्यक्रम है जो कि अभी धरती पे नहीं है। तो अभी हम लोग स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में क्या पढ़ेगा वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस। ये किसके बारे में है? क्रिया के। और क्रिया करके ज्ञान लेकर क्या करेगा? नॉलेज लेके व्यवसाय करेगा। इसका ही हर जगह पे स्कूल में वही बात चल रही है। एग्जैक्टली। कुछ भी लेगा तो वो क्या करेगा? तो एंड गोल कहां पे जाएगा? व्यवसाय। व्यवसाय में या तो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, दोनों में से। लेकिन करेगा क्या? तो फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, कोई भी डिसिप्लिन लोग है दुनिया में, कोई भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो अंत में यहां पे जुड़ेगा। तो हमारे यहां एक नया करिकुलम है, उसमें 2 भाग है। एक भाग है व्यवहार का और एक भाग है व्यवसाय का। व्यवहार का ये भाग है कि ये चारों के साथ संतुलन को समझ करके परिवार व्यवस्था में न्यायपूर्वक जीने योग्य बने, अखंड समाज को प्रमाणित करे जिससे धर्म प्रमाणित हो, जिसमें समाज में जो भी टुकड़े हैं किसी भी नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मत के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वो समाप्त होकर के एक अखंड समाज हो और धरती पे क्या हो? चारों अवस्था में संतुलन हो, जिससे व्यवस्था उदय हो। और इसके लिए उसको एक समझ चाहिए, एक ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का आपस में एक्सचेंज चाहिए, जिसका नाम है व्यवहार। तो हमारे करिकुलम में 2 भाग है यहाँ पे, व्यवसाय और व्यवहार। प्रधानता किसकी? इसमें व्यवहार की। व्यवहार को पूरा करने के लिए व्यवसाय भी चाहिए। तो एक भाग में हम ये सब पूरा बताते हैं कि अस्तित्व जो है उसको संसार में कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, उसके लिए क्या ज्ञान चाहिए। और दूसरा भाग है उसको मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बतानी है, जिससे वो जो भौतिक जगत की चीजें हैं उसका निर्माण कर सके। ठीक है? उसमें भी आहार, आवास, अलंकार, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बना सके। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे स्कूल का और ट्रेडिशनल स्कूल का अंतर। व्यवहार वाला पार्ट है एडिशनल, व्यवहार का पार्ट एडिशनल। ये इसको शिक्षा को हम लोग बोलते हैं व्यवहारवादी शिक्षा, बिहेवियर सेंट्रिक एजुकेशन। और करेंट एजुकेशन क्या है? व्यवसाय सेंट्रिक एजुकेशन। ये दोनों का डिफरेंस है। तो हमको लग रहा है कि भाई एक बड़ी जरूरत है कि धरती पे हम लोग मानव हैं और मानव सदा बना रहे। इस दर्शन में अभी जितना बात बोला यही हमेशा रहेगा। इसमें ना तो कोई आपको क्या कहते हैं, रहस्यमय चीजें नहीं आएंगी जो ऐसे अभी चल रहा। पूरा कितना भी करेंगे इस दर्शन, दर्शन का मतलब है जो आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देता है। जो रहस्य है उसको दर्शन नहीं मानते, और जो रहस्य है वो एजुकेशन में भी नहीं आ सकता। और रहस्य है उसको अभी जैसे हमको बताना हुआ तो हम बहुत सारा चीज को समरी कर दिया अभी, लेकिन हम बातचीत करके बता रहे हैं ना। थोड़ा उसमें लॉजिक है, थोड़ा एक्सप्लोरेशन है, थोड़ा हमारा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा हमने देखा है, थोड़ा हमने सुना भी है, कुछ हमारे उससे मिलकर के हमको एक सेंस बन रहा है। दैट्स एजुकेशनल प्रोसेस। सो व्हाट आई डिड राइट नाउ, इट्स एजुकेशनल प्रोसेस। दैट्स व्हाट एजुकेशन इज। तो उसमें तर्क सम्मत भी होना चाहिए, तर्क भी सेटिस्फाई होना चाहिए, कुछ उसकी वैलिडिटी भी मिलनी चाहिए, कुछ हमको लगना चाहिए कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं उसके पीछे दम है ना। ऐसे ही हम बोल रहे कि एक भगवान है, उसने सबको बनाया है। अब दिक्कत यह आ जाएगी कि कौन है भगवान, कैसे देखें, वो एजुकेशनल नहीं बन सकता है। जो ही आप ऐसी बात करेंगे वो एजुकेशनल नहीं बन सकता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब यू हैव टू प्रूव इट, तभी तो एजुकेशनल बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारे पास अभी स्कूल का एक डिजाइन है। तो हमने ना स्कूल की एक डिजाइन सोची है, जो कि इसमें कुछ परसेंटेज आया है और बाकी चीजें भी नहीं भी आया है। तो हमारा एक ग्रैंड प्लान है, जो कि पहले बताता हूं फिर इसके बताता हूं। तो ग्रैंड प्लान में क्या है कि ये जो सारी बातें हैं, मनुष्य का जो मौलिक चीज है ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे जाएगा? थ्रू एजुकेशन। और कोई रास्ता नहीं है ज्ञान प्रवाहित करने का। तो हमको एक एजुकेशन मॉडल चाहिए। हम लोग किसी समाज में जी रहे हैं, तो हम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर नहीं दे सकते। तो समाज में जो चल रहा है
CBSE हो या जो भी हो, वो तो इसकी चल रही है और इसको देने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, देना भी चाहिए। CBSE रहेगा तो जैसे हम एड्रेस पूरे पूरा करेंगे। हाँ, जैसे अभी आप आए हो, आप कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उसका भी एक एजुकेशन हुआ है। आप कुछ भी करोगे उसका एक एजुकेशन होके रखा है, एंड दैट आल्सो हैज सम रोल। हमको उससे क्या संसार में लाना है वो मुख्य बद्दा है ना, तो उसका रोल तो है ही। लेकिन इसके करने से हमारा परिवार में न्याय हो चुका है, हम निरंतर भाव संपन्न है, हम सुख, हमारे अंदर अब दुख नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना। हम अभी भी क्या हम जीवन अमर है इसको देख लिया, ये तो नहीं देखा, वो भी एक भाग है जिसको हमको समझना है, क्योंकि हमारे सारे व्यवहार इससे जुड़ा हुआ है। हमारे प्रश्न, हमारे बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उसके प्रश्न अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। कभी सुनना, वो पूछता है सन क्यों है, ये क्यों है, वो ऐसे प्रश्न करते हैं। हम वो प्रश्न तो कर रहे हैं अस्तित्व का, हम उसको उत्तर क्या देते, इसको कैसे बनाना है, उसको कैसे करना है, ये लो गुड़िया, इसको ऐसे खोल दो, उसको ऐसे कर, उसका प्रश्न अस्तित्व का, और फंसा दिया कोई चीज में, क्रिया में फंसा देते हैं। वो अस्तित्व का प्रश्न पूछता है, हम उसको क्रिया का जवाब देते हैं, उसी में फंसा देते हैं। वो उसके प्रश्न जीवन के हैं, पूछता है, समझे ना। और वो पूछता है मृत्यु क्या होती है, मरने के बाद कहां जाता है आदमी, ये क्या हो गया इनका, वो तो पूछ रहा है भाई। हमको भी नहीं मालूम है, तो हमको भी नहीं मालूम है कि कौन मर गया, क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक था और भी कुछ निकल गया और सब बंद हो गया, क्या बंद हो गया, क्या निकल गया, हमको नहीं मालूम है। था कि नहीं था ये भी नहीं मालूम है, समझ रहे हैं। तो उसको जीवन की स्पष्टता नहीं है, जबकि उसके प्रश्न किस तरफ है, इसके प्रश्न है। फिर उसको जीना है, हमारे परिवार में हमको कैसे जीना है। क्या शादी मात्र करने से लोग संबंधों में जी ले रहे हैं? आज तो डिवोर्स बढ़ता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवारों में बहुत बुरा हालत हो गया है। तो इस वाले ज्ञान से, व्यवसाय के ज्ञान से परिवार तो नहीं बनता, आइंस्टाइन का भी नहीं बन पाया। और दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भाई वो इस तरह के नहीं है, लेकिन वो ज्ञान की बातें करते हैं, जैसे नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है ना, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पूरा, उसका भी 3 बार डिवोर्स हो गया, जिसने लिखा है उसके प्रणेता। हाँ, उसका भी 3 बार, आप पढ़ के देखिए, है ना। वो ज्यूस था तो उनका भी 3 बार डिवोर्स हो गया, तो उनका वो भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करके अपना परिवार तो नहीं बना पा रहे। और कोई आइंस्टाइन इतना बड़ा थियरी देकर परिवार तो नहीं बना पा रहा है। आप समझ नहीं बन पा रहा है, वो देखते हैं। तो देखो, परिवार एक अलग चीज है, ये हंसी खेल नहीं है। अच्छा, जिसके बहुत पैसा है उसका परिवार ऐसा तो नहीं बना। अभी हमारे सामने भारत में बहुत पैसे वालों में अनिल अंबानी, धीरू भाई के अंबानी के 2 बच्चे हैं, अनिल और मुकेश। आप देख लीजिए, परिवार नहीं बन पाया, भाइयों में वो संगति नहीं आई, तो हाँ, पैसे से तो नहीं आया उसका। तो संबंधों में जीने का ज्ञान तो उनके पास में, बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस बहुत फेम है, तो भी नहीं जी पा रहे। और समाज में जो कह रहे हैं हम ज्ञानी हैं, जो धर्म के प्रणेता हैं, वो भी नहीं जी पा रहे साथ में। सब लोग तो धर्म प्रेम के लिए आया धर्म, लेकिन जी पा रहा है। और फिर बाद में जाएंगे प्रकृति के साथ जीने का, तो प्रकृति के साथ हमारा जीने का कोई प्रमाण नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो इन 3 चीजों पे, तो इसको बोल रहे हैं मानवीयता पूर्ण आचरण, मतलब इन 3 चीजों पे जीने का ज्ञान। तो इन्हीं 3 ज्ञान को हमको हो जाए और दूसरे को हम करा दें, इसका मतलब एजुकेशन। तो ये करा दें, उसका नाम एजुकेशन, उसी को कह रहे हैं व्यवहार। तो व्यवहार ही एजुकेशन है। टीचर को क्या कर रहा है, एक व्यवहार कर रहा है। टीचर एक व्यवसाय नहीं है। तो आपको ये भी बताता हूं कि यहाँ पे जितने टीचर हैं उसमें से अधिकांश टीचर कोई भी पैसा नहीं लेते, सब फ्री पढ़ाते हैं, और सुबह 5 बजे लगते हैं, शाम को 5 बजे तक रहते हैं। हम लोग भी, मैं हूं, कोई भी टीचर जो अभी सैलरी ले भी रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये एजुकेशन का मॉडल है कि भाई एजुकेशन को उपकार विधि से ही किया, मतलब दिया जा सकता है। एजुकेशन तो मतलब फ्यूचर में भी उसको अपने पैर पे जीने के लिए, स्वावलंबन के लिए कुछ ना कुछ उसको मतलब करना होगा,
और एजुकेशन फिर बाद में मतलब समझो कि ऐसे ही उधर एजुकेशन से पैसा है। तो ये अल्टीमेटली मॉडल ऐसा है। अभी क्या है कि हम लोग वैसे ट्रांजिशन में अभी जो चल रहा है और जिधर जाना है, ये दोनों के बीच में ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन की पीरियड में हम बोलेंगे कि नहीं भी हमको फ्री वाले टीचर चाहिए, हमको तो ऐसे ही चाहिए, ये सब नहीं है, तो फिर ऐसा अभी होगा नहीं। तो ये और यही टीचर को उनके स्वावलंबन के लिए मतलब विद्यालय ही उनको सब कुछ साथ में मिलकर उनके लिए ये भी सोचेंगे कि भाई उनका कैसे चले, जिसके हिसाब से इधर उनको स्वावलंबन से एजुकेशन में रहना है तो रहे। तो ये बात मतलब अभी जो संसार में हम जीते हैं ना, उसके हिसाब से हमको ये सब बात है ना थोड़ी ऐसी लगती है क्या ऐसा निरंतर सुखी वाली बात हो सकती है क्या? परिवार में मतलब बिल्कुल न्यायपूर्वक जी सकते हैं क्या? समाज में बिल्कुल शांति आ सकती है क्या? ये बात है ना, ये मतलब अभी हम लोग जी रहे हैं और हमारी चारों ओर देख के जो मान्यता बन रही है उसमें हमको अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये इम्पॉसिबल बात, ये बात ऐसी तो नहीं है। तो यार ठीक है, अभी बात बोर्ड के लिए और ऐसे करने के लिए ठीक है, लेकिन जीने के लिए ऐसी बात क्या हो सकती है क्या? तो एक क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन मतलब क्या है कि ये जो है उसमें इतने साल से जो भी इवन 1975 में बाबा जी का जो भी पूरा हो गया नागराज जी का, उसके बाद उन्होंने जो लोगों पे काम किया और वो लोगों का लाइफ हम लोग अभी भी देखते हैं। उसमें एक महेंद्र भैया भी है क्या, उन्होंने उनके साथ में उनके घर में करीबन 5 साल तो उनके घर में रहे उनके साथ में। तो ये मतलब क्या है कि इसके पर से कनाडा में रहते हुए अपने बच्चों को एजुकेशन उसके हिसाब से उधर रह के वो एजुकेशन देना होम स्कूलिंग करके, और फिर इतने बड़े बच्चे इधर इंडिया में आने के लिए शिफ्ट होते हैं तो क्यों होते हैं कि उनके ऊपर कनाडा का उधर का भौतिकवाद का प्रभाव नहीं है, तभी वो इधर आ सकते हैं। नहीं तो वो आएंगे लेकिन बच्चे और परिवार ये आने के लिए कभी भी मतलब समझो कि एग्री नहीं होगा, सहमति नहीं होगी। आज कोई भी आदमी फॉरेन जाता है और जो मतलब सुविधा में एक बार उनका सेटलमेंट हो जाता है और जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए उसके बाद किसी को इधर आना मुश्किल वाला था। मेरा भी बड़ा बेटा बेल्जियम रहता था, हम लोगों को लगा कि यार पैसे के लिए भी उधर रखना जरूरी नहीं है, ऑफिस तो आदमी को रख के चलाएंगे, लेकिन उधर नहीं रहता। तो ये साल अभी आया मतलब सूरत में वो शिफ्ट हो गया उधर इंडिया आ गया, लेकिन अभी उनके बच्चे उनको अभी मतलब कम से कम 2-3 महीना हो गए, फिर भी उनको पूछते हैं कि बेटा इधर अच्छा लगता है कि बैंकॉक में अच्छा लगता है? नहीं दादा उधर ही अच्छा लगता है। अभी भी मतलब क्या है कि बात धीरे धीरे मतलब जाएगा, लेकिन ये क्या है कि छोटे हैं चला जाए। ये हमारे जो बेटा है उसकी वाइफ है तो उनको भी मतलब अभी उधर से छूटने में तकलीफ ही थोड़ी हुई, क्या कि 10-12 साल से उधर 12-13 साल से उधर तो एकदम सेट। तो ये सब पूरी बात है ना वो वैसे, और ये बच्चों को एडमिशन मतलब वो देते देते उन्होंने ये कैरिकुलम भी बनाया और इसकी एक और इसकी एक पेडागोजी है कि उसका मतलब कैसे बच्चों को कैसे दिया जाए। ये कैरिकुलम नागराज जी ने तो दिया है, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल मतलब शॉर्ट में मतलब इसमें क्या आउटकम होना चाहिए वो हिसाब से दिया है, लेकिन वो आउटकम पाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या पेडागोजी होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगा, कैसे कैसे बच्चों को दिया जाए, कैसे इसका लेसन बनाया जाए, कैसे उसका प्रोजेक्ट बनाया जाए, कैसे उसका थीम बनाया जाए, ये सब चीज उन्होंने जो दीदी आई थी नियोमी मेरी वाइफ, ये दोनों ने मिलके ये पूरा काम मतलब समझो ये भी किया, और उसके बाद सोचा कि भाई अभी ऐसी एक स्कूल बनाई जाए, और उसके लिए फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि भाई चलो आप इधर आओ, हम बाकी की चीज का भी हम साथ में मिलकर मतलब उसको करेंगे, एक पार्ट आप देखेंगे तो बाकी का पार्ट हम लोग बाकी के लोग मिलकर देखेंगे। तो ऐसे करके दिया है। उसमें ये हमारा समर डायमंड का भी ये बिल्कुल बिजनेस वेंचर नहीं है, और उनका भी उसमें से पैसे का एक भी अपेक्षा के बिना वो इधर मतलब समझो कि ये करने के लिए तो ये एक मतलब समझो कि एक अलग तरह से ये बात, और ये उसको खड़ा करके कुछ ऐसा मॉडल मतलब
मतलब क्या है कि कोई भी लोगों का आपको बात किया तो ये बात आप लोगों को तुरंत कहता है इतना मतलब होगा क्या, ये ठीक है भाई, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज समझो कि एक स्कूल खड़ा है, स्कूल में 5-10 साल के बाद में जब भी बच्चे का कुछ मतलब समझो उसमें दिखता है आपको, तो वो टाइम पे फिर मतलब क्या है कि आप फिजिकल चीज देखोगे ना, तभी वो टाइम पे आपको दिमाग में आएगा कि यार ये बात तो सही में मतलब उसको साकार किया जा सकता है। तो ये जो मतलब बात है, तो ये इसके लिए फिजिकल अभी थियरी सी बात करेंगे तो नहीं चलेगा। फिजिकल जीने वाले लोग, फिजिकल जीने वाले मतलब ऐसे बच्चे आउटपुट हो जाए, ऐसे स्कूल, ये सब पूरा मॉडल बनाने की पूरी मतलब बात है। और इसके लिए सब लोग मतलब इसके पीछे है कि भाई ये अभी एक धरती पे करने जैसा काम है, तो ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग का लॉन्ग टर्म जो विजन है, इतना तो दिखता है कि अगर हम लोग कुछ सीरियस काम नहीं करते हैं तो जो वर्ल्ड के सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल और सोशल और इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें हम लोग बहुत लंबा चलेंगे नहीं। मतलब हम लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाँ, मतलब हम परमाणु युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। पिछले एक हफ्ते में जितना हम परमाणु युद्ध के नजदीक आए, उतना हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नजदीक कभी नहीं थे, है ना। अमेरिका और रशिया का टेंशन, अभी तो बातचीत चल रही थी, उसमें हो सकता है रिजॉल्व हो जाए मामला। तो काफी फिर इन्वायरमेंटल बात देखेंगे ना, तो शायद 2025 का जो साल रहा, उसमें जितना हमको पर्यावरण का समस्या दिख रहा है, उतना हमको पहले कभी नहीं दिखा था। एकदम एक्सट्रीम पे जा रहा है सब कुछ। जनवरी से ही आप देख लीजिए, जनवरी में अमेरिका में आग लगी, तब से लेकर जुलाई तक पूरी धरती पर कितना हो चुका है, और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। जापान में 41 से ऊपर, फ्रांस में भी वही हालत, कहीं कहीं तो 48 तक चला गया टेम्परेचर। आप समझ रहे हो। तो पूरे हीट का रिकॉर्ड, बारिश की रिकॉर्ड, जंगल में आग के रिकॉर्ड, और लगभग हर दिन आज के डेट पे एक दिन में मिनिमम और मिनिमम, डाटा ज्यादा भी हो सकता है, 150 स्पीसीज हर दिन वो वाइप आउट हो रहे हैं मिनिमम। साल भर में 50,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसकी तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। तो आज हम लोग जितनी बात किए, उसी में कम से कम ऐसे 20-25 प्रजातियां खत्म हो चुकी है, जो अब धरती पे कभी नहीं लौट सकती। तो ये केस से सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग को लगता भी, देखो हम लोग पूरी दुनिया में स्कूल नहीं बना सकते, स्कूल का काम है गवर्नमेंट चलाती है। तो हमको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो इवेंचुअली गवर्नमेंट ले। भारत में तो बहुत समय से है कि भारत ज्ञान का जगह है, भारत विश्व गुरु है, दुनिया को दिखाएगा रास्ता। लेकिन सच्चाई क्या है कि पिछले 200 सालों से या 150 सालों से भारत वेस्ट का ही मुंह देखता है। जैसे जैसे वेस्टर्न सोसाइटी आगे बढ़ती है, हम खाली बोलने में हैं, लेकिन हमारे जीने में जो अनुकरण है वो वेस्टर्न एजुकेशन। हमारे पास कोई ऐसी एजुकेशन मौलिक अपनी नहीं है जो हम ये बोले कि ये मैंने अपना वाला किया है, समझ रहे हैं। तो अब संजोग से क्या, हमारे पास एक दर्शन है जिसमें पूरे एक नए ढंग का एजुकेशन मॉडल है, और हमको लगता है कि अगर हम ठीक से करेंगे तो भारत में अभी भी परिवार की स्थिति काफी बची हुई है, काफी बढ़िया स्थिति है। हाँ, तो यदि भारत में ये बची हुई है, तो हम भारत से दुनिया को एजुकेशन के थ्रू एक संदेश दे सकते हैं। क्या संदेश दे सकते हैं? कि धरती पर मानव और प्रकृति संतुलन पूर्वक जी सकते हैं, और इसका हमारे पास एक पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा एजुकेशन मॉडल है, ये हमने प्रयोग किए है। तो हम लोग एक स्कूल बनाना चाहते हैं प्रोटोटाइप, जिसको हम बाद में भारत सरकार को डेमो कर सके कि भाई देखो, आपका जो कैरिकुलम है सीबीएसई का, उसको हमने पूरा किया है, प्लस हमने ये भी किया है जिससे वो इन 3 जगहों पे जीने योग्य बन रहा है। समझ रहे हो। इससे जो हमारे परिवार में टूटन है, समाज में जो विसंगतियां हैं, समस्याएं, ये सबका भी हम समाधान दे रहे हैं, पर्यावरण के संकट को हम हल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थ्रू एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो एक हम प्रोटोटाइप स्कूल बनाना चाहते हैं। वो प्रोटोटाइप स्कूल इवेंचुअली हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपनाए, और बाकी सभी स्कूलों को धीरे धीरे इस पैटर्न पे ले जाकर के खाली भारत नहीं, फिर दुनिया को
एक मैसेज दे कि भाई हमको अगर एजुकेशन में बदलाव करना है तो ये करना है, क्योंकि लोग तो सब बोल रहे हैं एजुकेशन में बदलाव करना है, एजुकेशन बदलाव करना है, लेकिन करना क्या है भाई, करना क्या है ये तो बताओ, वो तो मालूम ही नहीं है। अब लोग बोले कि भाई तुम कौन हो जो बदल सकते हो, तो हम नहीं है, हमारे पीछे एक दर्शन है, ये दर्शन है, अगर ये नहीं होता तो हम लोग नहीं करते। और वो जो दर्शन दे रहा है वो सामान्य आदमी नहीं है, लोग उनके नाम को नहीं जानते, लेकिन जिनसे भी मिले उनके बहुत अच्छे अच्छे लोग अनुयायी रह के गए, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग। हाँ, तो मेरे हिसाब से 3-4 बार उनका मिलना भी हुआ, और अब्दुल कलाम जी ने मेरे हिसाब से 2006 के साथ में जो राष्ट्रदूत संयोग है उसमें 3 मिनट बोला है जीवन विद्या के। उसके बाद दूसरी जगह भी बोला, बहुत अच्छे से बोला जीवन विद्या के बारे में। अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छा, लेकिन शरीर शांत हो गया उनका, और एज भी हो गई थी, तो थोड़ा दोनों था। तो काफी लोग, एम वेंकट चलैया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, वो बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लोर किए और उसको एक लेवल पे आगे ही बढ़ाया लोगों ने, क्योंकि अब्दुल कलाम के कारण ही आज पूरे भारत में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मूल्य शिक्षा जो चलता है वो हम ही लोग का चलता है। दिल्ली सरकार में जो हैप्पीनेस क्लासेस चलती थी वो यही है, हम लोग का ही है हैप्पीनेस क्लासेस। अभी मध्य प्रदेश में आनंद साला नाम से जो चलती है आनंद शिक्षा, वो अपना ही है बेसिकली। ऐसे बहुत सारे जगह चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ना एक एक कोर्स अभी तक शुरू किया है बस। वो खाली मतलब इसमें से 5% 10% का पार्ट, मतलब खाली एक चालू सिस्टम में एक क्लास की जगह एक क्लास दे दिया उसके बारे में बात है। ये पूरा मतलब समझो क्या टॉक्सिक इतना सारा है कि वो निकल जाएगा बस, अगर घुस नहीं पा रहा। हाँ वही, तो उससे क्या जो इम्पैक्ट चाहिए नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं इसको फ्लिप करो, मूल्य शिक्षा को प्रधान में लाओ, बेस में लाओ, और व्यवसाय वाली शिक्षा उसके ऊपर, मतलब उसके आधार पे आगे बढ़े, समझ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि थाली थोड़ा सा वो जैसे पूरा केक है और उस पर चेरी लगा दिया, केक कुछ और है, चेरी खाली थोड़ी सजा हुआ है, मूल्य शिक्षा चल रहा है, अंदर से तो पूरा वही दे रहे हो आप। और वातावरण भी चारों ओर, परिवार से लेकर चारों ओर वातावरण ये भी है, तो उतनी एक घंटे की मतलब समझो कि 45 मिनट्स की कोई भी बात है, कोई इफेक्टिव हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हम लोग फ्लिप ये कर रहे हैं कि हम लोग व्यवहार शिक्षा को मूल में ला रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिए व्यवसाय शिक्षा है, जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे 3 अभ्यास कराते हैं, उसको हम बोलते हैं शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। प्रैक्टिस ऑफ थॉट, प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर, प्रैक्टिस ऑफ वर्क, कर्म। उसी में सारे सब्जेक्ट गुत्थे हुए हैं यहाँ पे। तो एक प्रोटोटाइप, और जो बड़ी सेंटर, पहले वो बता, तो बड़ी सेंटर में क्या आइडिया है कि कम से कम 50+ फैमिलीज साथ में इसको जीकर प्रमाणित करें, अपने परिवार में और परिवार की परस्परता में। तो एक हम लोग टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं, कहाँ होगा क्या होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसके पीछे का एक विजन है कि हमारे पास एक टाउनशिप हो जिसमें 50+ परिवार कम से कम हो। उसके साथ साथ हम लोग एक विद्यालय चाहते हैं जिसमें 0 to 12 ईयर, मतलब छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे वो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, 3 साल से नर्सरी शुरू हो जाएगी, फिर उससे करके 12 साल तक का, ग्रेड 12 तक का पूरा एजुकेशन मॉडल हो। और उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक एजुकेशन होगा। तो बिफोर बच्चा जब जन्म नहीं लिया तो गर्भ संस्कार और बाकी चीज का भी एजुकेशन हो, तो एक फुल एजुकेशन मॉडल। आइए महेंद्र भाई, तो पूरा एजुकेशन मॉडल चाहिए। फिर हम लोग एक उसमें बीएड चाहते हैं। इस एजुकेशन को देने के लिए टीचर भी तैयार होने पड़ेंगे। इसको कोई भी दे देगा ऐसी बात नहीं है, उसको भी काफी चीज, मैथ साइंस पढ़ के ये नहीं हो सकता खाली, तो उसको जीने में भी आना चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए। तो टीचर को तैयार करने के लिए हम लोग एक बीएड, लेकिन इसका बीएड अलग है, वो करेंट बीएड जैसा नहीं है। तो पूरा एक बीएड का पूरा हम लोगों ने डेवलप किया, तो वो बीएड कॉलेज खुल जाए। और लास्टली एक इंटरनेशनल सेंटर जैसे ऑरोविल है या बाकी जगह है, जहां से दुनिया से कहीं से भी लोग आकर इस मॉडल को समझ करके अपने देश में ले जा सके। उसके लिए कम से कम 101 लोगों का एट अ टाइम रहने का बाकी सब व्यवस्था, और हाँ एक सेंटर जिसमें जीने का मॉडल देख सके,
स्कूल देख सके, टीचर ट्रेनिंग वाला देख सके, और इसमें से जो कुछ है सीख करके वो क्या ले जा सकता है अपने यहां ले जाए। अपना काम है कि जो कुछ है वो सब कॉपी लेफ्ट है, आप ले जाओ करो, दैट्स इट। भैया रखना ही पड़ेगा ना, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कल गवर्नमेंट को चाहिए, हम तो गवर्नमेंट को ही पूरा शब्द आप ही करो, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमारा तो इतना ही है एजेंडा की धरती पे संतुलन प्रमाणित कैसे हो, मानवीय परंपरा कैसे बने, हम हमारे जो बच्चे हैं उनको कल हम कैसी धरती देंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम उसको अपने से बिगड़ा हुआ देंगे, ये न्याय नहीं है। अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। आज जो हमारे बच्चे हैं 20 साल बाद कैसी धरती डिजर्व करने वाले हैं, एक संकट है उस पे। हम ऐसे करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, तो हमको अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है। तो हमारा दायित्व है कि हम फ्यूचर जनरेशन को जैसा भी हमको मिला उससे बढ़िया करके दें, ये हमारा दायित्व है। उसी दायित्व को निर्वहन करके ही हमारे जीवन में कोई तृप्ति आएगी। तो उसके लिए जो भी है अपना तन मन धन इसके लिए हम लोग लगा रहे हैं। अब उसमें सेकेंड फेज पे जो काम होना है उसके पहले भी होना है, ताकि लोगों का जुड़ाव हो। उसके लिए यहाँ पे एक विद्यालय, प्राइमरी मतलब ये स्कूल है वो, मतलब जो भैया बोल रहे हैं उसका बड़ा प्रोजेक्ट का ये मॉडल नहीं है। खाली मतलब समझो कि अभी स्कूल है, उसको मतलब छोटे लेवल पे एक मॉडल बन जाए, इसकी वजह से परिवार जुड़े, परिवार जुड़े उसकी वजह से आगे। हाँ, क्योंकि जोड़ने के लिए भी चाहिए एक इमीडिएट, ये प्रोटोटाइप का हाँ, क्योंकि हमको ना लोगों को जोड़ना है। तो लोगों को जोड़ने के लिए हम इमीडिएट जंप नहीं कर, हम परिवार कहां से लाएंगे? तो परिवार में विश्वास लाने के लिए पहले ये करना है। तो बेसिकली लेकिन इस स्कूल में जो एजुकेशन चलेगा उसमें अंतर नहीं होगा, अभी भी जो चलता है वैसे ही चलता है। आप देखेंगे तो अंतर नहीं है, बस इतना ही है कि वो थोड़ा स्केल है, उसमें फुल फ्लेश सभी है, परिवार भी जी रहा है, और बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं तो एक लिविंग मॉडल में ले रहे हैं। और हमको मॉडल कैसे बनाना है कि कल अगर कोई गांव है, उस गांव वाले को अपने को कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी एक मॉडल चाहिए। तो उसको ये देख करके पता चल जाए कि भाई ऐसे परिवारों को जीना होता है, हमारा गांव तुरंत का तुरंत समृद्धि में आ जाएगा। और जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कहीं और पहुंच सकते हैं। उसके लिए मूल चाहिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक विजन चाहिए। हमको छोड़ छाड़ के भागना नहीं है, जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं उस दिशा में। ये बेसिकली उसके है। तो उससे क्या होगा कि एक गांव के लेवल पे हम बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं कि भैया हम लोग, और हम भी यहीं पे जी रहे हैं, हम भी यहीं जी रहे हैं, आप भी ऐसे जी सकते हो। तो ये है ओवरऑल, मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे कोई प्रश्न तो आप रख सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से एक स्केलेटन हम खड़ा कर दिए कि भाई ये हम विद्यालय में कर रहे हैं। मान लो कि सर अपना जो स्कूलिंग हो रही है, अभी अपनी जो 10-12 के जो सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट थ्रू वो तो सब मिलना है। हाँ, वो तो सीबीएसई से रहेगा ना। हाँ, अभी मैं डायरेक्टर से, हाँ वो तो है ही ना, उसके बिना करेंगे तो कोई समाज लेगा नहीं। और हम ये तो नहीं मान रहे कि व्यवसाय होना ही नहीं चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि फिजिक्स की पढ़ाई, भाई घर बनाना है, घर बनाएगा कि नहीं आदमी ज्ञान के बाद? परिवार में जीने के लिए एक है भाव, घर भी तो चाहिए। घर के लिए मैथ चाहिए, घर के लिए इंजीनियरिंग चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन खाली आपका घर बन गया उससे सब लोग सुखी हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो दोनों चीज की जरूरत है। अभी क्या है कि थोड़ा गुरुकुल वगैरह जो भी चल रहा है, तो उसमें लोगों का एक ऐसा है कि गुरुकुल में बच्चे मतलब है वो संस्कार वाला मूल्य वाला पाठ बोलते हैं। ना भैया, गुरुकुल में नहीं है ऐसा। गुरुकुल में सब कहीं 62, कहीं 68, कहीं 72 ऐसे कलाएं हैं। पाक कला है, धनुर्विद्या है, सभी क्रियाएं हैं। ज्ञान अभी छुआ नहीं है उधर भी क्रिया सब क्रिया ही चल रहा है। बस क्रिया क्या है, प्रैक्टिकल है। और परंपरागत जो पहले जैसे धनुर्विद्या है, या मल युद्ध है, या फिर पाक है,
तो ये सब कलाएं ही हैं, वो नाम भी देते कलाएं, 64 कलाएं हैं, 64 कलाओं को वो बताते। कला मतलब स्किल, क्रिया ही है वो तो अभी उधर भी नहीं है। तो इसको क्या है कि ये चीज को आज समझो कि ये थोड़ा जो इसका तो भैया ने जो दिया ओवरऑल, तो इसके पर से क्या है कि उसकी ग्रैंडनेस क्या है वो मालूम पड़ती है कि ये बहुत बड़ी बात है, बराबर। अभी ये जो बड़ी बात है उसको फिर आगे उसको लेके जाने के लिए भी मतलब उसको ठीक से उसके हिसाब से जाना चाहिए, वैसे हम चाहते हैं। तो मतलब ये एक थोड़ा आप लोगों के साथ जुड़ने का और मतलब समझो कि इसके लिए बात यह है कि भाई ये जो चीज है अभी मतलब उसका इतनी अच्छी है लेकिन उसका पैकिंग ठीक नहीं है बिल्कुल, हाँ बस तो वो भी नहीं चलेगा, बराबर है। पैकिंग करना हमको नहीं आता है, हमको मतलब समझो ठीक करना है। और ये सब बात इधर सब लोग समझो कि उपकार विधि से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हम आपको ऐसे नहीं भाई बोल रहे हैं कि अभी आप मतलब समझो कि आपको इसके फीडबैक करना है, ये बात के लिए हम आपको कुछ भी हाँ भैया को आ जाने दीजिए तो क्या कंफ्यूजन ना हो। तो जादव भी है, हाँ आप बताइए। हाँ कि ये पूरा जो गुजरात बहुत मतलब हाँ गुजरात हाँ આખો જે વસ્તુ વાત કરી ને એની આખા વસ્તુની જે આખો વિચાર છે, આખું દર્શન છે, એની ગ્રાન્ડનેસ આપણને ખબર પડે કે આ બહુ મોટા પર્પઝથી એકદમ અલગ રીતે આ વાત થઈ રહી છે। હવે જો આવી અલગ રીતે વાત થઈ રહી હોય તો એને આગળ લઈ જવા માટે પણ ટૂંકમાં શું છે કે એના માટે એવા જ વેહિકલ જોઈએ, બરાબર। હવે એકદમ સારી વાત છે, પ્રોડક્ટ જોરદાર છે, પણ એનું પેકિંગમાં ઠેકાણું જ ના હોય તો એ નહીં જાય, બરાબર છે। અને એને સરખી રીતે પેકિંગ કરવા માટે, સરખી રીતે એને કરવા માટે તમારા લોકોની પાસે વિજયભાઈ અમને લઈને આવ્યા, એનું મેઇન પર્પઝ એ છે। અને એ પર્પઝમાં અમે હાલની તારીખમાં એવું ઈચ્છતા નથી